तो अभी हम लोग आते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि अल नीनो क्या होता है। प्रशांत महासागर, केवल वही बनाते हैं, मतलब जिसका काम है इसको हटा ही देते हैं। साउथ का ही बाद बना लेंगे जिसकी जरूरत है। तो ये घटना जो घटित होती है प्रशांत महासागर में घटित होती है, और इसका जो सबसे प्रमुख कारण है वो है वार्म पूल, इंडोनेशियन वार्म पूल, इंडोनेशिया का गर्म सागरीय परिक्षेत्र। दुनिया में सबसे ज्यादा गर्म पानी यहाँ होता है, क्योंकि कोई भी कोल्ड ओशन करंट यहाँ पर मिक्सिंग नहीं करती है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसके लिए उत्तरदायी हैं, इनको समझा जाए कि यहाँ का पानी दुनिया में अन्य जगहों की तुलना में, महासागरीय जलराशियों की तुलना में, ओशनिक वाटर, ये क्यों सबसे ज्यादा गर्म है। तो इसमें सेवरल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंडोनेशियन वार्म पूल। पहला फैक्टर है कि इक्वेटर पासेस थ्रू द इंडोनेशियन वार्म पूल। ठीक है, विषुवत रेखा यहां से होकर के जाती है। विषुवत रेखा जहां से होकर के जाएगी वहां पर टेम्परेचर अपने आप ही ज्यादा होगा ही, है ना। लेकिन ये तो हर जगह जा रही है, तो यहीं का क्यों। दूसरा क्या है, स्कैटर्ड लैंड मासेस, छिन्न भिन्न रूप से विस्तृत स्थल खंड, कई सारे आइलैंड्स हैं यहाँ पर। तो हमने बताया था कि अगर लो लैटिट्यूड पर आइलैंड्स ज़्यादा मात्रा में होंगे तो जो हीट ट्रांसफ़र होगी वो लैंड टू सी होगी। तो यहाँ पर क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र होती है लैंड टू सी।
ऐसे। तो इस कारण से जलराशियों का तापमान यहाँ पर क्या होता है, ज्यादा होता है। 2 फैक्टर हो गए। तीसरा, ये आते हैं रिंग ऑफ फायर पे, ठीक है, सरकम पैसिफिक बेल्ट, प्रशांत महासागरीय परिवृत्त, यानी कि बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी अपरदन यहाँ होता है। यानी कि जैसे मान लो कि ज्वालामुखी अपरदन होने के बाद कुछ तो वार्मिंग करेगा ही। इंडोनेशियन आर्किपेलागो, फिलीपींस, जापान, इनका सबका फॉर्मेशन ही कैसे हुआ है, इनका सबका उद्भव ही हुआ है ज्वालामुखी अपरदन के कारण, ठीक है। नीचे से मैग्मा उठा, ऊपर हॉट स्पॉट वोल्केनिज्म नहीं है, तब भी मान लो इंटरओशनिक वोल्केनिज्म है, तब भी वो पानी के संपर्क में आकर के सॉलिडिफाइड होगा, लेकिन नीचे से उसको सप्लाई मिल रही है, वो उठता जाएगा उठता जाएगा उठता जाएगा, है ना। लेकिन ये तब भी क्या है कि पानी को गर्म करता है। बहुत ही बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी पाए जाते हैं इंडोनेशिया, जापान और फिलीपींस में। तो तीसरा फैक्टर ये हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसके लिए उत्तरदायी होते हैं कि यहाँ का पानी अन्य जगहों की तुलना में सामान्य से अधिक तापमान रखता है। यानी कि यहाँ पर तापमान अधिक है तो प्रेशर कैसा होगा, लो प्रेशर होगा। हाँ, लो प्रेशर होगा। सर वो भी तो आपने बताया, वो वाला फैक्टर भी तो रहेगा सर जो अभी बताया आपने, गर्म महासागरीय धाराएं हैं, कोई ठंडी नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पर महासागरीय धाराएं भी इंटर मारती हैं, वार्म ओशन करंट इंटर मारती हैं। इधर से भी वार्म ओशन करंट इंटर मारती है ना, और इधर से भी वार्म ओशन करंट इंटर मारती है। मैंने बताया था कल वाली क्लास में, है ना। तो वार्म ओशन करंट भी यहाँ पर पहुंच रही हैं, गरम गरम पानी लेकर के। तो इसका, और जो ट्रेड विंड हैं वो भी यहाँ पहुंच रही हैं, धक्का मारते हुए ओशन करंट को लेकर के भी वो आ रही हैं, है ना। तो इन अमुक कारणों के कारण यहाँ का तापमान बहुत अधिक होता है। अच्छा, यहाँ का तापमान देखते हैं। यहाँ पेरू के पास, पेरू चिली के तट के पास बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कन्वेयर बेल्ट, और अंटार्कटिका का पिघला हुआ पानी आगे आ रहा है। ये भी कल वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। वेनेजुएला की ठंडी, नहीं सॉरी, हम्बोल्ट, है ना, पेरुवियन या हम्बोल्ट की ठंडी धारा, जो यहाँ पर एक मरुस्थल का निर्माण करती है। कौन सा मरुस्थल है? दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल का निर्माण करती है, अटाकामा। आटाकामा मरुस्थल का निर्माण करती है। तो यानी कि ये एक्सेसिव कोल्ड वाटर वाला रीजन है, बहुत ही ठंडा। तो कोरल रीफ गर्म पानी में पैदा होते हैं, तो यहाँ पर बड़े पैमाने पर कोरल रीफ पाए जाते हैं, और यहाँ पर ऑक्सीजन बड़े पैमाने पर पाए जाने के कारण जू प्लैंक्टन्स खूब होते हैं, और फिर मछलियाँ भी खूब बड़े पैमाने पर होती हैं। मरुस्थल भले है वहाँ पर, लेकिन सी फूड का सप्लायर भी ये अच्छा खासा है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर कैसा प्रेशर होना चाहिए? हाई प्रेशर। हाई प्रेशर होगा सर। ठंडा पानी मतलब, बहुत ज्यादा ठंडा पानी मतलब हाई प्रेशर। तो यहाँ का जो हाई प्रेशर है
नॉर्मल अन्य जगहों से ज़्यादा हाई है अंटार्कटिका का पानी, और यहाँ का जो लो प्रेशर है नॉर्मल से ज़्यादा लो प्रेशर है अन्य जगहों की तुलना में। इंडोनेशियन वार्म पूल का पानी ज़्यादा ही गर्म है। अब यहाँ पर एक स्लोप बनी हुई है। स्लोप क्यों बनी हुई है भाई, इसको देख लेते हैं। ये पहले भी पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में भी। ये कौन सी हवाएं हैं आ रही हैं? दक्षिण विषुवत-रेखीय धारा। साउथ विषुवत-रेखीय नहीं, साउथ ईस्टर्ली, दक्षिण पूर्वी, हाँ साउथ ईस्टर्ली दक्षिण, ट्रेड विंड। हाँ साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड, दक्षिण पूर्वी सनातनी पवन। जो ऑफ शोर है यहाँ पर, ऑफ शोर का मतलब कि स्थल खंड से सागर की ओर चल रही है, दिखाई दे रहा है, बड़ी आसानी से दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर कैसे चल रही है? यहाँ पर चल रही हैं सागर से स्थल की ओर, आनशोर, मतलब कि महासागर से स्थल खंड की ओर चलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इनका प्रभाव क्या देखने को मिल रहा है? इनका प्रभाव देखने को मिल रहा है, यहाँ पर एक पर्वतमाला है जिसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये तो जब यहाँ पर आएंगी तो यहाँ पर बहुत अधिक पर्वतीय वर्षा भी होगी, बहुत अधिक रेनफॉल होगी, बहुत ही फर्टाइल रीजन है, और यही वो रीजन है जहाँ पर फर्टिलिटी है, कोस्टल रीजन है। बाकी तो पूरा मरुस्थल वाला क्षेत्र है, ये पूरा 2/3 भाग इसका क्या है, मरुस्थल है ऑस्ट्रेलिया का, ये मरुस्थल है। ये मरुस्थल वाला पार्ट है। और सर जो बाकी का है पर्वतमाला के उधर वाला, वो कौन सा भाग है? ये ग्रास लैंड रीजन है, घास भूमि, डाउन्स नाम की घास भूमि, और यहाँ पर पाए जाते हैं मानसूनी एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, जहाँ आग लगी थी अभी, वो भी लानीना के कारण लगी थी। ये वाला जो रीजन है ये सब मानसूनी बेल्ट है। और यहाँ पर क्या होता है, रेगुलर रेनफॉल है ना, हवाएं आ रही हैं, अपने साथ मॉइस्चर लेकर के आ रही हैं, बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल लैंड है। ऑस्ट्रेलिया की जो है 97% पॉपुलेशन कोस्टल रीजन में रहती है, बाकी तो पूरा मरुस्थल पड़ा हुआ है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी इधर ही होता है। ये तो घास भूमि है, घास भूमि को भी रिप्लेस करके गेहूं वगैरह का उत्पादन की कोशिश की जा रही है, हो रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। मिनरल्स इनके पास बहुत ज़्यादा है, उसको बेच करके खरीदते हैं। फिलहाल तो ये रीजन काफ़ी फर्टाइल है, जहाँ पर हर तरह का जो है फसल उत्पादन वगैरह चल रहा है। ये तो यहाँ पर तो भेड़ पालन वगैरह भी चलता है, मीट पैकेजिंग और दुग्ध उत्पादन के लिए ये वाला क्षेत्र काफ़ी फेमस है। मरुस्थलीय क्षेत्र में ईश्वर ने इनको यूरेनियम और थोरियम का वरदान दे रखा है, जिसको बेच करके ये बहुत बड़े पैमाने पर क्रॉप्स को खरीद सकते हैं। नियो डिटर्मिनिज्म सर। हाँ, इस वो जो है हमने बताया था ऑप्शनल में, है ना, इसके बारे में काफ़ी डिटेल में। तो यहाँ पर क्या है कि हवाएं यहाँ पर उड़ करके पहुँच रही हैं भाई। यहाँ बारिश हो रही है, एक नॉर्मल पैटर्न है। लेकिन जब हवाएं धक्का दे करके पानी को ढकेल करके लेके आ रही हैं
तो प्रशांत महासागर मतलब दक्षिणी प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में एक स्लोप बनी हुई है ऐसे पानी की। लगभग 3 फुट पानी जो है इधर को ऊंचा उठा हुआ है। ये यहाँ की तुलना में ये जो जगह है इसको ये समझो, ठीक है, और ये जो पार्ट है इसको ये समझो, ठीक। हवा ने धक्का मार के इसको उठा के रखा, दबा के रखा, क्योंकि हवाएं लगातार चल रही हैं तो हवाओं ने इसको क्या करके रखा हुआ है, लगातार दबा के रखा, ऐसे धकेल के रखा हुआ एकदम प्रेस करके। तो जैसे हमने बताया था ना कि आप लोग बचपन में चूरन खाए होंगे तो एक निकलता था उसमें पाइप टाइप का, है ना, ऐसा जब फूंको तो ऊपर उड़ती रहती थी, यानी हवा में दम होती है, तो जाली जाली बनी रहती थी, फूंको तो उठा रहेगा हमेशा, जब फूंक बंद करोगे तो नीचे आ जाएगा, ज़्यादा फूंक दोगे तो नीचे गिर जाएगा। तो यहाँ पर हवाओं ने धकेल करके इसको ऊपर उठा करके रखा हुआ है विक्षेपित करके, यानी कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन हैव हायर स्लोप ग्रेडियंट टुवर्ड द ईस्टर्न पैसिफिक ओशन। पूर्वी प्रशांत महासागर की तरफ एक तीव्र ढाल जो है यहाँ पर निर्मित है। ठीक, सर इस ढाल का निर्माण कैसे हुआ सर? अरे वही तो बताया मैंने, हवा, ये कौन है, हवा, हवा धक्का मारी ना, साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड, दक्षिण पूर्वी सनातनी पवन जो है यहाँ पर। अच्छा जी सर, समझ गए। हेलो सर, आ रही आवाज अभी? ठीक है, तो होगा कि नहीं? हाँ सर, आ रही है भाई, आवाज। हवा के धक्के से अगर पानी ने इसको विस्थापित किया है तो यहाँ पर स्लोप ग्रेडियंट क्रिएट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए सर। होना चाहिए सर। हो गई। सर इसका एक कारण, पूछ लो। इसका एक कारण और भी तो हो सकता है सर, ये जो स्लोप बनने का। तापमान, सूर्य की रोशनी, सूर्य की रोशनी है सर, और वहाँ पे सर कम दबाव का क्षेत्र है, मतलब पानी गर्म है, लो प्रेशर, पानी गर्म रहेगा गर्म तो होने ऊपर का उठेगा, कारण ही यही है। हाँ, गर्म ऊपर होने उठेगा का पानी, और ठंडा पानी नीचे बैठेगा सर, और ज्यादा सघन होगा तो घनत्व तो ज्यादा रहेगा ठंडे का। वो तो 8 ही सेंटीमीटर होता है ना, बहुत ज़्यादा नहीं होता। लेकिन हवा जो, क्योंकि प्रशांत महासागर लंबा है, बड़ा है, तो पानी अगर दूर से बटोरते हुए लेकर के आओगे तो ज़्यादा पानी बटोर के लेके आओगे।
तो हवाएं जब दूर तक ट्रेवल करके पानी को बटोरते हुए आ रही हैं तो ज्यादा ऊंचा स्लोप बनाएंगी। इतनी स्लोप हर जगह नहीं होती है जितनी यहाँ पर है, यहाँ पर ज्यादा ही स्लोप है। ठीक है, तो यहाँ पर एक हायर स्लोप ग्रेडियंट क्रिएट हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक, और इधर क्या हो रहा है, अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर फ्रॉम द डीप, नीचे से ठंडा पानी ऊपर आ रहा है। तो एक तो स्लोप ग्रेडियंट वाली बात क्लियर हो गई सबको, इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को कि यहाँ पर क्यों ज्यादा ऊंचा है पानी, इधर नीचा क्यों है, क्योंकि हवा ने दबा करके रखा हुआ है पानी को ताकत से। ठीक है, दूसरी बात, जब यहाँ पर लो प्रेशर है तो हवा यहाँ क्या होगी, ऊपर उठेगी। हवा क्या होगी, ऊपर उठेगी। उसका जगह लेने के लिए हवा यहाँ से आ रही है, देख ही रहे हो, है ना। हवा यहाँ से नीचे सिंक करेगी, फिर इसकी जगह लेने के लिए हवा यहाँ से इधर को आएगी। यानी यहाँ पर एक डिफरेंट एयर मास साइकिल सर्कुलेट हो जाएगी, जिसका सर्कुलेशन डायरेक्शन कैसा है, सरफेस विंड का डायरेक्शन है दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट की तरफ से ऑस्ट्रेलिया एवं पपुआ न्यू गिनिया के पूर्वी तट की तरफ। हवा उठ रही है वार्म पूल के ऊपर, सिंक हो रही है दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के पास। यानी यहाँ पर जो सर्कुलेशन डायरेक्शन देखने को हमें मिल रहा है वो कैसा है, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज सर। बिल्कुल सही बात। इसका नाम रखा गया है वाकर सेल सर्कुलेशन। वाकर, ये है वाकर वायुदाब चक्रण, क्लॉकवाइज घूम रहा है प्रशांत महासागर। ये है एक नॉर्मल कंडीशन। अब इसके ऊपर अब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे अल नीनो, लेकिन इसमें कोई डाउट हो तो पहले बता दो, या सर ये सर डाउट हो किसी को भी तो उसको पूछ लो, क्योंकि अब इसके ऊपर ही पढ़ाना शुरू करेंगे अल नीनो। सर ये साइकिल के समय मेरा नेटवर्क चला गया था सर, बस शॉर्ट में बता दीजिए सर वॉकर सेल के बारे में। शॉर्ट में मतलब यही है कि यहाँ पर लो प्रेशर है तो हवा यहाँ से ऊपर उठेगी, यहाँ हाई प्रेशर है तो हवा यहाँ से इधर को आगे बढ़ेगी, इसकी तरफ लो प्रेशर की तरफ जाएगी, हवा यहाँ से ऊपर उठेगी, तो उसकी जगह लेने के लिए हवा यहाँ नीचे सिंक करेगी, उसकी जगह लेने के लिए हवा इधर से इधर को आएगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक गोल चक्रण देखने को मिल रहा है जिसका डायरेक्शन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। और इसका नाम क्या है, वाकर सेल सर्कुलेशन। पर इनका बाकी के 3 जो सेल हैं हेडली फेरल, उनसे कोई लेना देना नहीं है? नहीं, कोई लेना देना नहीं, ये अलग चक्र है, प्रशांत महासागर में चलता है इन विशेष दशाओं के कारण। इसको अलग से इंक्लूड, अलग से काउंट करते हैं। इसका फॉर्मेशन सर वर्ष भर तो होता नहीं ना, कभी कभी हो पता होगा इसका फॉर्मेशन। कभी अभी रिवर्सल होना ही गड़बड़ है, लेकिन लंबे वही टाइम तो तक प्रभाव रहता है। वही तो अल्नीनो, वही तो अल्नीनो है, रिवर्सल ऑफ द वाकर सेल सर्कुलेशन नोन एज एनसो, अल्नीनो सदर्न ऑस्किलेशन।
एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेशन ऑफ और रिवर्सल ऑफ द वर्टिकल सर्कुलेशन नोन एज अल नीनो सदर्न ऑस्किलेशन। किसी को भी कोई डाउट पूछ लो। सर लास्ट लाइन जो बताइए दोबारा मेरे से इसको हिंदी में जरा, एंसो वाला जो बताया आपने अभी। यही बता दूंगा, ये अभी आगे आएगा। जी ठीक है। यही उल्टा घूमने लगेगा ना वाकर सेल। अभी कैसे चल रहा है, कैसे चल रहा है अभी? क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज चलने लगे तो सब कह देना एंसो, सिंपल। एंसो, अच्छा अल नीनो सदर्न ऑस्किलेशन, ठीक। ठीक है। चलो देखते हैं, अब लाते हैं अल नीनो। आप लोगों ने पढ़ा था किताबों में कुछ इसके बारे में, क्यों नहीं पढ़ा था? थोड़ा बहुत पढ़ा था। समय नहीं मिलता है? नहीं मिलता सर, नहीं मिलता सर। हाँ बिल्कुल नहीं मिलता होगा, मैं मानता हूँ नहीं मिलता है ना। तो हमारे पास खुद से टाइम नहीं होता है कि हम रिसर्च करें, है ना। और कल मिलेगा सर, कल करेंगे इस पर रिसर्च। कल तो मिलेगा थोड़ा बहुत, कल भी सर आप रहेगा मेरा तो। रिसर्च करके भी क्या उखाड़ लोगे जब किताबों में ही नहीं बताया गया तो सही से। ये तो नहीं मिला सर कहीं भी। फिर भी फंसेगा मामला, है ना। तो जो पढ़ा दिया जा रहा है बढ़िया अच्छे से उसी खोल के पी जाओ, है ना। अनुसंधान करने के समय नहीं, अनुसंधान करने के समय को बचाया जाए, सभी वर्किंग से, है ना। खैर, तो यहाँ पर अभी हम लोग देखते हैं कि क्या ऐसा होता है कि इसका रिवर्सल हो जाता है, डायरेक्शन उल्टा घूम जाता है। अल नीनो आता कब है कि जो ट्रेड विंड है, ये कौन है जो दबा के रखी है? ट्रेड विंड, दक्षिण पूर्वी सनातनी पवन, है ना। केवल यही नहीं, पूरी दुनिया की जो भी ट्रेड विंड है एक ही है, दक्षिण पूर्वी सनातनी पवन और उत्तर पूर्वी सनातनी पवन। सारी ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज, पोलर ईस्टर्ली, सबकी स्लब मतलब 3 या 5वें वर्ष, तीसरे वर्ष या 5वें वर्ष बहुत स्लो हो जाती है, बहुत ज्यादा धीमी। तो जब धीमी हो गई तो ये पानी को जिस ताकत से दबा करके रखी हैं, तो क्या उसको दबा करके रख पाएंगी या नहीं? नहीं रख पाएंगे, नहीं रख पाएंगे, नहीं रख पाएंगे, बिल्कुल नहीं रख पाएंगे। तो जो ये स्लोप ग्रेडियंट बना हुआ है, क्या वो बना रहेगा? नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। नहीं बना रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। तो फिर क्या हो जाएगा, ये पानी लुढ़क करके इधर को आएगा, इसको ऐसे बराबर करेगा, यानी कि स्लोप ग्रेडियंट समाप्त हो जाएगा और महासागरीय जो सतह है बराबर, ढाल खत्म, धकेलने वाला खत्म, तो ढाल खत्म, ऐसे हो गया। ठीक, यानी ये वाला पार्ट क्या हो गया, खत्म, डिसमिस अभी के लिए। हवा हो गई कमजोर। ये सर कितने वर्ष में आती है? तीसरे या 5वें 5वें वर्ष में। ऐसा हो गया। स्लोप ग्रेडियंट मेंटेन हो गया, लेकिन पानी यहाँ का लुढ़क करके यहाँ पहुंच गया है।
गरम गरम पानी लुढ़क करके, इधर क्या था, गरम पानी था, वारपूल, लगातार सोलर इंसुलेशन यहाँ पर डायरेक्ट पड़ रही है, ओशन करंट का गर्म पानी है। ओशन करंट कहाँ चल रही थी, क्योंकि हवाएं ही तो खींच करके लेके आ रही थी ओशन के वार्म वाटर को यहाँ पर, लेकिन अब वहाँ का गर्म पानी लुढ़क करके यहाँ पहुँच गया। तो अभी क्या हो जाता है, चिली के तट के निकट लो प्रेशर पैदा हो जाता है, गर्म पानी यहाँ पहुँच गया और कंपैरेटिवली यहाँ पर ठंडा पानी होता है। यहाँ का पानी इसकी तुलना में कुछ समय के लिए कम गर्म होगा, मतलब चिली और पेरू के तट के पास का पानी लगभग 2 हफ्तों के लिए ज़्यादा गर्म हो जाता है, 2 से 3 हफ्तों के लिए, मतलब समझ लो महीना भर के लिए ज़्यादा गर्म हो जाता है इंडोनेशियन वार्म पूल के पानी की तुलना में। ऑस्ट्रेलिया, पपुआ न्यू गिनिया के ईस्टर्न कोस्ट के पानी की गर्मी की तुलना में चिली और पेरू का पानी ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो कंपैरेटिवली लो प्रेशर यहाँ क्रिएट हो जाता है और हाई प्रेशर यहाँ क्रिएट हो जाता है। अब यहाँ पर एक डाउट वाली बात है, कोई पूछे पहले, दिमाग में आना चाहिए ये डाउट। पानी तो दोनों साइड गर्म है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर कैसे बनता है फिर? बिल्कुल सही राहुल जी, एक्सीलेंट। यहाँ सर ये पर पानी डाउट वाली ज्यादा बात, गर्म क्यों होगा? हाँ बताओ भाई राहुल, तुम बताओ, तुम कैसे सोचे ये बात, कैसे सोच लिए ये बात तुम? सर पानी तो दोनों साइड ही गर्म है ना, क्योंकि विश्वोत्तरी की प्रदेश तो है ही वो इंडोनेशिया के पास में, कोई कोल्ड करंट भी नहीं है, तो पानी तो अपेक्षाकृत गर्म है वहाँ पर। तो वहाँ पे फिर ये सर हाई रजनी प्रेशर जी ये कैसे? कह रहे हैं कि रजनी जी कह रहे हैं कि गर्म पानी उधर कैसे, यही कह रहे हैं। जी सर, यहाँ हम्बोल्ट की ठंडी धारा आ रही है। वहाँ ठंडी धारा भी है और पापुआ न्यू गिनी पे गर्म धाराएं हैं, लेकिन फिर ऐसा उल्टा क्यों हो जाता है? भाई यहाँ पर जो ठंडी धारा चल रही थी, क्यों, है ना, पछुआ पवनों के दबाव के कारण। पछुआ पवनें तो ढकेल रही थी कि कोई और, कौन पहुंचा रहा था यहाँ? पछुआ पवनें। और कोरियालिस फोर्स भी कमजोर हो जाता है, कोरियालिस फोर्स वीक हो जाता है, पछुआ पवनें कमजोर हो जाती है, पूरी दुनिया की हवाएं स्लो हो जाती हैं और इस कारण से ओशन करंट भी बहुत स्लो हो जाती है। हवाएं स्लो तो ओशन करंट बहुत स्लो। तो यहाँ पर ठंडा पानी नहीं पहुंच पा रहा अब इस दशा में, क्योंकि पछुआ पवनें भी, भाई ट्रेड विंड कमजोर हुई है, पछुआ पवनें भी कमजोर हुई हैं, दोनों ही कमजोर हुई है ना। तो कौन धकेलेगा हवा को? तो फिर जब सरफेस का पानी आगे नहीं बढ़ेगा तो नीचे से ठंडे पानी की अपवेलिंग भी नहीं होगी। मतलब कि अभी क्या हो गया, अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर फ्रॉम द डीप क्या हो गया, स्टॉप्ड, बंद हो गया। नीचे से ठंडे पानी का उठना बंद हो गया, क्योंकि ऊपर के पानी को हटाया जाना बंद हो गया और हवा ने जिसको धकेल के रखा हुआ था, हवा रह नहीं गई, तो वो पानी लुढ़क करके यहाँ आ गया। तो यहाँ पर गर्म पानी ज़्यादा हो गया, यहाँ पर उसके तुलना में गर्म पानी कम हो गया, यहाँ पर हाई प्रेशर हो गया, यहाँ पर लो प्रेशर हो गया। अभी किसी ने अच्छा डाउट नहीं पूछा। राहुल ने पूछा था अभी,
क्या पूछ रहे राहुल? सर ये पूछा था, ये पपुआ गुनिया के पास में ये हाई प्रेशर कैसे जनरेट हुआ, क्योंकि यहाँ पे भी तो गर्म पानी है सर। बिल्कुल सही बात है। हाँ, ये वाली बात है डाउट की अच्छी, कि भाई पानी लुढ़क करके यहाँ का गरम गरम, चलो ठीक है मान लेते यहाँ पहुंच गया, ठीक, लेकिन बाकी के फैक्टर्स तो वहां पर काम कर रहे हैं, क्यों राहुल? जी सर। कौन कौन से फैक्टर वहां वहां फैक्टर मर थोड़ी गए? कौन कौन से फैक्टर काम कर रहे हैं? वहाँ सर फैक्टर्स सर एक स्कैटर्ड लैंड मास वाला सर, जो स्कैटर्ड बिल्कुल लैंड है। मास है वहाँ बिल्कुल है। वार्म करंट्स, वार्म करंट वहाँ नहीं जा रही। ब्रेकर के पास से वार्म करंट तो स्लो हो गई है, लेकिन तब भी मर थोड़ी गई हैं, स्लो हो गई है ना सर। हाँ हाँ, काफी और वहाँ पे ज्वालामुखी इक्वेटर सर, ज्वालामुखी अपर्दन कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है, कुछ हैं भी स्लो रेट में उनका होता है। विषुवतीय रेखा जो है वो है इक्वेटर सर और वहाँ पे। स्कैटर्ड लैंड पास वाला तो चल रही है। रहेगा ही सर। हवाएं जो घसीट करके ला रही थी, वो वाला फैक्टर कम हो गया, सूर्य वाला फैक्टर कम हो गया, क्योंकि अल्नीनो आता है दिसंबर में, जब सूर्य की किरणें सीधी चमक रही होती हैं। 21 मार्च को सीधी कहाँ चमकती हैं? विषुवत रेखा पर, है ना। 23 सितंबर को सीधे विषुवत रेखा पर, इक्विनॉक्स कहते हैं। 21 जून को कहाँ चमकती हैं? कर्क रेखा पर, जिसे कहते हैं समर सोल्स्टिस, है ना। और 22 दिसंबर को सूर्य की सीधी किरणें पड़ रही होती हैं कहाँ? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब सदर्न मकर रेखा पर सीधे पड़ रही होती है। तो अभी सूर्य देवता तो यहाँ पर चमक रहे हैं, और यहाँ मरुस्थल है, मरुस्थल बहुत गर्म हो जाता है भाई, है नहीं? जी सर, जी सर। मरुस्थल तो भाई बहुत गर्म हो जाता है, और मरुस्थल गर्म होकर के हीट ट्रांसफर करेगा किधर? कहाँ जाएगा पानी? नॉट से सी के तरफ। सी की तरफ। चलो एक बात तो समझ में आई यहाँ। दूसरी बात, स्लो ग्रेडियंट समाप्त हो गई है, पानी वहां का लुढ़क करके इधर आ गया, तो ठीक है गर्म पानी इधर आ गया, लेकिन गर्म पानी तो उधर भी है। राहुल का डाउट बहुत बढ़िया। तो अब इस डाउट को कैसे खत्म किया जाए? यहाँ पर हम लोग जो है 2 पानी के ग्लास या पात्र कोई पानी का रखते हैं, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ना, ये ग्लास और ये ग्लास, इस वाले ग्लास के नीचे हमने आग जला रखी है, इसको गर्म कर रहे हैं, पानी इसमें गर्म हो रहा है। काफी समय तक इसको हमने गर्म किया, 15-20 मिनट पानी, इसको मान लो आधा घंटा हमने इसको गर्म किया, ठीक। इसके नीचे कोई आग नहीं जल रही, बी के नीचे कोई आग नहीं जल रही, एक नीचे जल रही। हम अब आधा घंटा के बाद ए का पानी उठा करके बी में डाल देते हैं, और इसमें नया पानी डाल देते हैं। अब बताओ पानी कहाँ गर्म है ज्यादा अभी तुरंत? बी का। 20 ठीक है सर। क्यों भाई? बी का पानी ज्यादा गर्म है, जबकि ए के नीचे आग जल रही है ना, तो क्यों? ये पानी लेट गर्म और ठंडा होता है ना सर।
क्योंकि यहाँ का पानी गर्म होने में वापस समय लगेगा, है? लेकिन अभी जो पानी यहाँ पहुंच गया वो ज्यादा गर्म है, इतने में तो खेला हो जाएगा इधर। यही फैक्टर यहाँ उठा करके लगा दो। जब यहाँ का जो काफी लंबे समय से पानी गर्म हो रहा था, लुढ़क करके पहुंच गया यहाँ, है ना, तो यहाँ का पानी बेशक बाकी फैक्टर काम कर रहे हैं, लेकिन इसकी तुलना में यहाँ का पानी क्या होगा, ज्यादा गर्म होगा, और यहाँ का पानी तुलनात्मक रूप से ठंडा होगा। यानी कि यहाँ पर कंपैरेटिवली हाई प्रेशर प्रिवेल करेगा और इधर कंपैरेटिवली लो प्रेशर प्रिवेल करेगा। तो हवाएं किधर से किधर को चलती हैं? क्यों देवेंद्र जी, हवा किधर किधर चलती है? हाई टू लो कि लो टू हाई? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलेगी कि निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब की तरफ चलेगी? हवा नहीं आ रही, म्यूट है आपका। बताइए, हवा कैसे चलेगी? हवा कैसे चलती है? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब या निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब, किधर को चलती है? सर निम्न से उच्च चलती है हवा। हवा। सही बात है ये। वर्षा नरवानी जी, हाई टू लो चलेगी सर। क्यों? क्यों भाई, क्यों माने हम आपकी बात? कोई तर्क है? अरे कुछ बोलो तो, पूछ रहे हैं। सुबोध जी। सर ये हीट जो होता है उच्च से निम्न की ओर जाता है। उच्च से निम्न? कारण? कारण क्योंकि वहाँ सर हाई प्रेशर बना हुआ रहता है, तो हाई प्रेशर से निम्न प्रेशर की ओर जाता है सर। अरे तो क्यों बना हुआ है? गर्म जगह पे हवा में क्या होता है? जहाँ हवा में गर्मी है क्या होगा वहाँ? एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, हवा फैलेगी, गर्म होकर के उड़ जाएगी, फैलेगी सर जी सर, है ना? तो उसकी जगह लेने के लिए हवा आएगी ना। यही बात तो मैं कम से कम 15-20 बार बता चुका। जी सर। जो लेक्चर थे उनको कम से कम आप लोग 8 से 10 बार सुनिए, है ना, जब तक दिमाग में एकदम बैठ ना जाए बात, है, तब तक समझने की कोशिश करो, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। सब बातें बताई गई हैं, सारी एक एक चीज बताई गई है, सारे बेसिक फैक्ट क्लियर हैं। तो यहाँ पर हवा चलेगी, अभी लो प्रेशर इधर है, इधर से इधर, भाई ट्रेड विंड की रफ्तार हो गई है स्लो, कुछ कर ही नहीं पा रही है, कमजोर हो गई है, तो अब हवा चलेगी उल्टा। यहाँ से हवा ऊपर उठना शुरू करेगी, पेरू चिली के तट के पास से इधर को सिंक होगी, ऐसे। यानी कि अब सर्कुलेशन कैसा हो गया? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। जिसे क्या कहते हैं? अल नीनो, अल नीनो प्रभाव।
अल नीनो सदर्न ऑस्किलेशन प्रभाव तो अलग चीज हो गया, इसके कारण क्या होगा अभी हम लोग देख लेंगे। यही है अल नीनो। इसको सबसे पहले खोजा पेरू के मछुआरे ने। अभी क्या है कि ये इस तरफ आटाकामा मरुस्थल में बारिश करवाएगा। ये अर्जेंटीना, वेस्टर्न ब्राजील, इक्वाडोर, है ना, आटाकामा मरुस्थल, पेरू, चिले, इन सब जगहों पर बारिश करवाएगा। अरे वहां बारिश करवा के पाओगे क्या मरुस्थल में? साल में 1 महीना 2 महीना बारिश हो गई तो क्या उखाड़ लेगी बारिश हो? कुछ नहीं। लेकिन इसका फायदा अर्जेंटीना के घास भूमि को होता है, बस काफी अच्छी ग्रो कर जाती हैं। सर पंपास ग्रासलैंड, जो सर बोकर सेल का बारे में उल्टा हो पूछा जाएगा गया उसका है। क्या नाम रखेंगे? हाँ? जो बोकर सेल के अपोजिट हो जाएगा उसका नाम क्या हो जाएगा सर? एंसो 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 ये लिखा हुआ है पहले से। अल नीनो सदर्न ऑस्किलेशन, इसी को कहते हैं अल नीनो। ठीक है, अल नीनो दक्षिणी वायुदाब चक्रण, वाकर सेल का उल्टा, वाकर सेल गायब। एल नीनो सर फुल फॉर्म एक बार बता दो। एल नीनो, हाँ एल नीनो। ALNINO। नहीं, एल नीनो क्या एंसो है? कहते हैं अल Southern नीनो oscillation। सदर्न ऑस्किलेशन। एंसो शॉर्टकट में इसे कहते हैं एंसो। नीनो सदर्न ऑस्किलेशन। तो यहाँ पर हमेशा मछुआरे पाते थे कि हवा स्थल खंड से समंदर की ओर जाती है, उसी के सहारे उनकी नौका आगे को बढ़ जाती है। लेकिन आज मछुआरे ने देखा कि हवा समंदर से स्थल खंड की ओर जा रही है बड़ी तेजी से। उधर से तूफान आ रहा है और बारिश वाला तूफान आ रहा है। मरुस्थल में बारिश हो रही है। वो नंगा होकर के बड़ी तेजी से भागा, इतना खुश हुआ पूरे एरिया में सबको, जो है क्या कहते हैं, वैसे मछली मारने वाले कौन सा कपड़ा पहनते हैं, है ना, तो वहां पर भागा बड़ी तेजी से। सबको बड़ी खुश होकर के बताया कि आज जो है 25 दिसंबर है ना। क्या होता है दिसंबर में? क्रिसमस सर। बड़ा दिन। क्रिसमस हो गया सर। बहुत बढ़िया फेस्टिवल है, बड़ा शांति भरा, है ना। तो ये लोग बड़ी खुशी से, क्योंकि अल नीनो स्पेनिश भाषा का शब्द है। स्पेन ने यहाँ पर साउथ अमेरिका में शासन किया था, बंटवारे में उसको मिला था। पुर्तगाल को क्या कहते हैं, ईस्ट वाला पार्ट मिला था। तो स्पेनोफोन कंट्रीज हैं, स्पेनिश बोलती हैं। तो इन्होंने कहा कि अब जीसस ने अपना बेटा भेजा है, अब हरा भरा हो जाएगा, मरुस्थल नहीं रहेगा, अब यहाँ पानी बरसेगा और यहाँ पर हरियाली आएगी, खुशहाली आएगी, है ना, आनंद ही आनंद होगा, है ना। तो बहुत ज्यादा खुश नहीं हो जाना चाहिए किसी बात को लेकर के, है ना। सर एक क्वेश्चन जब था। हो जाए तब भी, जब होने वाली हो तब भी, हमेशा एक जैसी स्थिति में बने रहना ही असली आनंद है ना। एक जैसी स्थिति में बने रहोगे तो तुमको सबसे ज्यादा आनंद प्राप्त होता है, वो खत्म ना होने वाला है। तो बहुत तेज जो है पगला करके चिल्ला करके भागा और सबको बताया, सबने इस पर पार्टी किया, बहुत सारा कुछ, और कहा कि अब आ गए जीसस का बेटा, हरा भरा कर देगा। अल नीनो का मतलब होता है जीसस का बेटा।
अल मतलब अलमाइटी जीसस, नीनो मतलब बेटा, सन, सन ऑफ जीसस, जीसस का बेटा आ गया। क्योंकि ये कब आया है? क्रिसमस डे के समय। लेकिन इनको क्या पता कि बहुत ही डिजास्टरस है, बहुत ही ज्यादा दुर्दांत है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब यहाँ पर बात एक और डाउट की है, कोई पूछिए। देखो दिमाग सर काम एक कर। क्वेश्चन पूछ रहा था सर। हाँ पूछिए। सर आपने बताया अभी कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटों पे जो जंगल है उसमें ये अल नीनो का प्रभाव इफेक्टेड है सर, आग लगने के लिए। ये सर किस प्रकार हुआ? वो ये होता है, मरुस्थल की घास जाती है सूख, है ना। ये घटना कब हुई थी? नवंबर में हुई थी आग लगने की। जी सर। तो नवंबर में वहाँ गर्मी पड़ रही होती है और मरुस्थल की घासें जो होती हैं जाती सूख और हालती गरम गरम, तो उससे घास में लग जाती आग और हवा उस आग को उड़ा करके ले जाती है जंगल में और जंगल में पकड़ लेती है आग, फॉरेस्ट फायर। ठीक है। जी। लेकिन अभी यहाँ वाला जो डाउट है, एक डाउट है जो पूछा जाना चाहिए। तो ये है सर कि जब पानी बरस रहा है, सारी चीजें बरस रही हैं, तो फिर इधर खुशहाली क्यों नहीं आएगी? अरे तो यह कुछ ही समय के लिए तो है, क्योंकि कुछ ही समय में यहाँ का पानी फिर ज्यादा गर्म हो जाएगा, है ना। और यहाँ का पानी उसकी तुलना में क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा, सर फिर से स्लो हवा यहाँ से बन यहाँ चलने जाएगी, लगेगी, फिर स्लो बन जाएगी। फिर वो आकर फिर से चलने नॉर्मल हो लगेगी। जाएगा, फिर हाँ से नॉर्मल हो जाएगा। तो एक महीना मरुस्थल में बारिश 4 साल में करवा के तुम क्या उखाड़ लोगे भाई? एक क्वेश्चन वो मेरा भी है भी सर। 3-4 साल बाद। सर एक मेरा भी डाउट है। हम्म, सर जब बारिश हो रही है वहाँ पे तो सर वहाँ का तो टेम्परेचर कम होना चाहिए फिर इधर का इस वाले कोस्ट वो इतना अटाकामा मैटर वाले नहीं को। करता। एक वो जो क्वेश्चन मेरा बारिश भी हो सर। रही है वो इतना मैटर नहीं करता, है ना। उस तरह तो उधर भी बारिश होती रहती तो वहाँ ठंडा हो जाना चाहिए। कंपेटिवली जो है ये इतना मैटर नहीं करता, इस वक्त पे तो रोज बारिश होती है। है ना। डाउट एक और बहुत बड़ा है, पता नहीं मैं कि पूछूं तुम सर एक नहीं आ डाउट? रहा है। हाँ पूछो। मैं पूछूं सर? नहीं तुम ना सर ये पूछो। ऐसा 3 या 5 साल में क्यों होता है? हाँ ये हर साल जब में कि नहीं होता है। सूरज तो मकर रेखा पे हर साल जाता है, हाँ हर बिल्कुल साल जाता जाता है है। ना सूरज तो मकर रेखा पे। बहुत बढ़िया डाउट। हाँ तो फिर तुम 3 या पहले 5 आज साल बताओ, में क्यों होता है? तुम आज छुट्टी थे क्या? सर छुट्टी दोपहर थे। से छुट्टी पे था सर, हाँ तभी तभी दोपहर से। तुम खुश हो, दिमाग से ये काम कर रहा है। काफी लोग हाँ इतना सर। किए ये घर पे। ग्रीन टी। हाँ ग्रीन टी तो बहुत अच्छी होती है, हाँ सर। बेहतर। ये जो चाय होती है उससे अच्छी होती है ग्रीन टी, है ना। दिमाग देखो ग्रीन ग्रीन हो गया है राहुल का। एक डाउट इनका हो गया, और किसी कोई डाउट है? सर आपने कहा कि बारिश हो जाएगी कुछ टाइम के लिए, ठीक है, उसके बाद इसका इफेक्ट पड़ेगा, वो भी बैड इफेक्ट पड़ेगा। तो बैड इफेक्ट क्या पड़ेगा इसके ऊपर, मतलब? साइड इफेक्ट वाली बात तो बात की है, तो अभी हमने बोला ही नहीं। साइड इफेक्ट वाली बात तो बाद में देखेंगे। राहुल का ये डाउट बढ़िया है कि 3 से 5 साल में ही क्यों ऐसा होता है, क्योंकि सूर्य का माइग्रेशन तो हमेशा होता है।
एक मिनट, हाँ सोचो। सर स्लोप को खत्म होने में टाइम लगता होगा ना, स्लोप जो ये खत्म हो रही है। लोग तो जब विंड्स कम हो सर जाती है तब लीप ईयर खत्म के होता है कारण। ना। हम्म। लीप ईयर तो हर चौथे वर्ष रहता है, सर ने बताया तीसरे या पांचवें वर्ष में होता है सर। लीप ईयर का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हाँ। तीसरे या पांचवें बताया। कोल्ड करंट आ रही है अंटार्कटिका वगैरह से, उसका क्या, वो भी नहीं आएगी क्या? कोल्ड करंट तो जब ये ट्रेड विंड स्लो हो गई तो नहीं पहुंच रही ना वो वहां तक। अच्छा, एक चीज पूछना था, जैसे कि बारिश हो रहा है ना, तो फिर लेकिन इसका जो इफेक्ट है वो मतलब सूखा पड़ जाना, ये सब क्यों होता है? और फिर ये जैसे 1 साल तक मतलब 9 to 12 मंथ तक क्यों रहता है? इतने लंबे टाइम तक कैसे रहता है ये, एक साल तक इसका कहाँ इफेक्ट? रहता है? ये तो अपने यहाँ रहता है, उधर उस एरिया में नहीं रहता है, क्योंकि अपने यहाँ अपेक्षाकृत क्या है ना कि मानसून की हवाएं आ नहीं पाती इतनी ज्यादा, तो बारिश कम होती है। हमारे यहाँ तो बारिश नहीं हुई तो पूरे साल ही बर्बाद होता है ना किसानों का, तो बारिश से ही फसल होती है। देखो, सबसे बड़ी डाउट की बात ये है यहाँ पर, सबसे बड़ी मुख्य बात, हमेशा मेन मुद्दे पहुंचना चाहिए, पॉइंट पर, जड़, कि सारा खेला जो ये हुआ है वो ट्रेड विंड के कारण हुआ है ना, ट्रेड विंड के कारण सारा खेला हुआ है। ये जो है रिड्यूस हो गई, अगर ये रिड्यूस ना होती तो स्लो ग्रेडियंट बना रहेगा, गर्म पानी यहाँ कभी नहीं पहुंच पाता और कभी अल नीनो नहीं पैदा होता, है ना। लेकिन सारा मामला गड़बड़ तब हुआ जब ट्रेड विंड रिड्यूस हुई। ट्रेड विंड रिड्यूस हुई तो ये जो है लुढ़क करके पानी पहुंचा। सारी घटनाओं की जड़ है रिडक्शन ऑफ द स्पीड ऑफ द ट्रेड विंड एंड कोरियालिस फोर्स आल्सो डिक्रीजेस। So angle of the attack of the planetary winds also decreases. भाई क्यों ऐसा हुआ, ये मुख्य मुद्दा है। और ये क्यों होता है 3 से 5 साल, तो जो किताबों में वर्डिंग लिखी गई है वो यही लिखी गई है, न जाने क्यों 3 से 5 साल में ट्रेड विंड की रफ्तार धीमी हो जाती है। सर इसमें ये मंगल का संपर्क का कुछ हो सकता है क्या? हाँ, यही मैं बोलने वाला था। इसका कहीं सर सौरमंडल से तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता सर, सौरमंडल के कोई बिल्कुल ग्रह सौर मंडलीय प्रभाव ही है, ये सौर मंडलीय प्रभाव ही है। एक बार ये आ जाता होगा शुक्र ग्रह, एक बार मंगल ग्रह, चंद्रमा भी आ जाता होगा राहुल सर। चंद्रमा का उतना नहीं रहेगा। इसे कहते हैं जब 3 प्लेनेट एक साथ अलाइन हो जाते हैं उन्हें कहते हैं सिजगी। ये है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जिसे पृथ्वी की सिस्टर कहा जाता है, जुड़वा बहन कहा जाता है, सबसे नजदीक का प्लेनेट है, ग्रेविटी आकार प्रकार में लगभग पृथ्वी के बराबर है और ये पृथ्वी के बहुत ही करीब आ जाता है कभी कभार। कभी कभार का मतलब क्या है, ऐसे थोड़ी ना कभी कभार, वैसे ही बोलने लगूं मैं भी जैसे वो लोग लिखते हैं, न जाने क्यों कभी कभार, हर चीज का कारण होना चाहिए ना। ये है सूर्य, ये है पृथ्वी, है ना, और ये है शुक्र ग्रह, ठीक है, वीनस, अर्थ, सन,
तो हम लोग जानते हैं कि सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है जब पेरीहीलियन की कंडीशन में होती है, और उसी समय पेरीहीलियन की कंडीशन में वीनस भी हो, मतलब उपसौर की दशा में, तो डिस्टेंस काफी कम हो जाती है, बहुत ही करीब आ जाता है शुक्र ग्रह अर्थ के। ठीक है भाई, कोई जरूरी नहीं कि यहीं हो, यहाँ पर भी हो तब भी हो जाएगा, और दूर होगा तो इम्पैक्ट थोड़ा कम हो जाएगा, फिर आ जाएगा मोदोकी आ जाएगा। तो अभी क्या है कि एक और कंडीशन बनती है, यहाँ पर है मून और वीनस। 3 से 5 साल में ये अरेंजमेंट बनता है, वो तो पैटर्न फिक्स है। तो घूमते 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 ऐसी दशा बनती है कि वीनस जो है, इसको बना ले मून तो सही रहेगा उसके फिगर के हिसाब से, इसको बना ले वीनस, है ना। तो यहाँ पर देखने को मिला कि तीनों स्ट्रेट लाइन में आ गए हैं, सिजगी जिसे कहते हैं VEM सिजगी, वीनस अर्थ मून सिजगी। एक सीध में आ गए हैं शुक्र ग्रह, पृथ्वी और चंद्रमा। तो हम आपको बता दें कि भले जुड़वा ग्रह है शुक्र, लेकिन शुक्र ग्रह पृथ्वी की विपरीत दिशा में घूर्णन करता है, क्लॉकवाइज घूमता है। और चंद्रमा कैसा घूमता है? चंद्रमा भी क्लॉकवाइज घूमता है। घूमता है कि नहीं घूमता है? जी सर। घूमता है घूमता है सर, घूमता है, घूमता है, घूमता है सर। तो अब चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी को प्रभावित करता है कि नहीं करता है? करता है सर। करता है सर। ज्वार भाटा आते हैं नहीं आते हैं चंद्रमा का? आते हैं। लेकिन जब दो दादा मिलकर के पृथ्वी की रोटेशन स्पीड को कम करेंगे तो क्या होगा? स्पीड कम हो जाएगी पृथ्वी सर। घूमती है, हाँ पृथ्वी घूमती है एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन तीनों आ गए हैं एक सीध में, है ना। और यहाँ पर ये घटना कभी कभार ही घटित होगी, हर बार नहीं होगी ऐसी कंडीशन कि सन जो है, मतलब मून अपने सुपर मून की घटना में कंडीशन में हो, मतलब कि चंद्रमा जो होता है उस समय अपनी पेरिजी की कंडीशन में होता है, 3,56,000 किलोमीटर दूर, मतलब चंद्रमा पृथ्वी से अपनी ऑर्बिट में सबसे कम दूरी पर होता है। पृथ्वी अपनी ऑर्बिट में सूर्य से कम दूरी पर होती है, और वही हाल वीनस का भी होता है, और तीनों एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं। कोई ये जरूर नहीं है, सूर्य से दूरी पर स्थित होने पर भी एक स्थिति बनेगी तब भी हो जाएगा। मेन फैक्टर ये नहीं है कि यहाँ है कि यहाँ है, क्योंकि जब क्यों नहीं फर्क पड़ेगा इसका, उसका भी कारण बता देता हूं। फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा कि जब सूर्य से दूर होते हैं प्लैनेट, मान लो पेरीहीलियन की कंडीशन में भी है, तो इनकी रोटेशन स्पीड अपने आप स्लो हो जाती है, कैपलर का नियम, तो अपने आप बैलेंस। इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, कहने का मतलब फर्क इस बात का पड़ता है कि तीनों एक स्ट्रेट लाइन में है, ये मैटर करता है। ठीक है, जैसे जैसे ये ग्रह सूर्य के करीब ऑर्बिट में जाने लगेंगे, स्पीड तेज होने लगेगी, फिर जैसे जैसे दूर जाने लगेगा धीमे होने लगेगी, तो हमेशा बैलेंस रहता है मामला।
लेकिन ये दोनों, क्योंकि ये भी उल्टा घूम रहा है पृथ्वी का, ये भी उल्टा घूम रहा है पृथ्वी का, और ये दोनों मिलकर के अर्थ की रोटेशन स्पीड को अपने पारस्परिक, है ना, कंबाइंड ग्रेविटेशनल इफेक्ट के कारण रोटेशन स्पीड ऑफ अर्थ रिड्यूस्ड ड्यूरिंग द कंडीशन ऑफ BEM-63। पृथ्वी की घूर्णन गति का कम हो जाना, पृथ्वी की घूर्णन गति का कम हो जाना तो मतलब कि हवाओं की गति का कम हो जाना, तो मतलब कि इनर्शिया का कम हो जाना, तो मतलब कि कोरियालिस बल का मंद हो जाना, यानी कि कोरियालिस बल भी हो जाएगा कमजोर, ठीक है, और हवाओं की गति भी हो जाएंगी कमजोर। तो अब आएगा अल नीनो। अब बताओ कि क्या डाउट है? तो मतलब सर बात ये है कि ये तीनों जो हैं ये 3-4 साल में एक सीध में आ पाएंगे, है ना? हाँ, और क्या, कोई जरूरी थोड़ी क्या हमेशा अरेंजमेंट सबका एक ही ऐसे घूमता रहे। सबकी रोटेशन स्पीड अलग है, जी, सबका रिवॉल्यूशन स्पीड अलग है। जी जी। तो जब कभी आ कभार पाएंगे ही तो ऐसी 3-4 होती साल में है। एक सीध में तभी हो पाएगा, ठीक है। हाँ, कभी कभार ही होगा ऐसा। मुख्य बात तो सर यही है ना सर कि तीनों को एक रेखा में होना चाहिए और चंद्रमा को नजदीक होना चाहिए। हाँ, और ये सिजकी ज्यादा लंबे समय तक नहीं बची रहती है, लेकिन अपना खेला कर जाती है। सर ये नवंबर दिसंबर में ही आता है ना सर ये? हाँ हाँ, दिसंबर में। तो फिर तो सर ये पेरिहिलियन के समय ही आता है मतलब? नहीं नहीं, हमने अभी बताया ना, कोई जरूरी थोड़ी है हमने कहा कि ये कोई जरूरी नहीं है कि पेरिहिलियन की समय हो, लेकिन पेरिहिलियन नजदीक आ रहा होता है, ये भी होता है। पेरिहिलियन कब होता है? 3 जनवरी ना? ये सर। जी ये सर। पेरिहिलियन कब होता है बताओ तो? 3 जनवरी। 25 दिसंबर कितना ज्यादा डिस्टेंस, कितना समय में डिस्टेंस रह गई? कुछ रह गई? कुछ नहीं 8 दिन नहीं, कुछ नहीं समय रह गया, है ना? तो वो कोई फिक्स नहीं। लेकिन सर ये अगर है ना, सर सेम दशाएं अगर कभी दूसरी जगह पे कहीं मिल रही हैं तब भी आ जाएगा ये? तब भी आ जाएगा। मोदोकी आ जाएगा। मोदोकी आएगा ना? मोदोकी आएगा। क्या आ जाएगा सर? मोदोकी, अल नीनो मोदोकी। अब इसके जैसा तो सर उसका भी फॉर्मेशन सेम है सर? अरे आगे पढ़ेंगे उसके, वो बाद में पढ़ना है यार। मॉडरेट इफेक्ट है, ठीक, वो मॉडरेट इफेक्ट है। अभी पहले इसको समझ लो, तो फिर आगे सब समझ में आएगा, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। तो ये समझ में आ गया? नहीं आया? अब इसका प्रभाव देखते हैं, अब इसका प्रभाव देखते हैं क्या होता है। बालू, तुमको फिर भूख लग रही ना? नहीं सर, समझने की कोशिश कर रहे हो। आप तो ज्ञाता हो इसकी। क्या हो गया? हम खुद ही गोल गोल घूम गए। हमको लगा तुम्हें भूख लग रही। सर आपको याद है क्या एक बार ये भी ये टॉपिक कवर कर रही थी? अरे हमको पूरा याद है। हमको पूरा याद है, डिस्कशन में ना अभिषेक भी थे। हाँ याद है सर। हाँ, अरे उसके बाद कहाँ हम डिस्कशन में आई कभी? तुम सर आप नहीं आए। चलो, तो यहाँ पर हमने देखा कि ये आ गया अल नीनो। अब इसका प्रभाव देखते हैं क्या होता है। मेंस में, ऑप्शनल में, जीएस में, प्री में, हर जगह क्वेश्चन आया है। यहाँ से उत्तर, जैसे कि अल नीनो जो है वैश्विक मुद्रा स्फीति का कारण किस प्रकार बनता है, या फिर
अल नीनो कारण विश्व में वैश्विक मंदी आती है ना। इस तरह से जुड़े हुए क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, क्यों आती है, पूरी दुनिया इसके बुरे प्रभाव में क्यों चपेटे में चली जाती है। अच्छा, ला नीना भी इसी से समझा दें, क्योंकि वो भी बहुत आसान है। ला नीना में, ये तो हो गया अल नीनो। ला नीना में क्या होता है कि वाकर सेल की सर्कुलेशन डायरेक्शन चेंज नहीं होती, लेकिन ट्रेड विंड की रफ्तार अचानक ही बहुत तेजी से बढ़ जाती, तीव्र हो जाती, फास्ट। तो यहाँ पर कोल्ड वाटर की अपवेलिंग क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा तेज, और गर्म पानी यहाँ पर बहुत तेजी से पहुंचने लगता है। तो इस कारण से यहाँ का जो नॉर्मल लो प्रेशर होता है वो एक्सट्रीमली वार्म हो जाता है। ठीक है, एक्सट्रीम लो प्रेशर यहाँ जनरेट हो जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, एक्सट्रीम हाई प्रेशर जनरेट हो जाता है। नीचे से ठंडा पानी और ऊपर उठ रहा है, बर्फ की सिल्लियां और ज्यादा अंटार्कटिका से यहाँ तेजी से हवा से पहुंच रही हैं। तो यानी ला नीना, जिसे कहते हैं डॉटर ऑफ क्राइस्ट, जीसस की बेटी, वो और ही ज्यादा मतलब कि स्पीड के कारण पैदा होती है। तो इसमें हवा तेज क्यों हो जाता है? हाँ, हवा तेज होने के कारण है, यहाँ पर पृथ्वी, चंद्रमा और बृहस्पति का एक लाइन में होना, ये बहुत ही विनाशकारी परिणाम होता है, जो अभी 2019 में हुआ। कई ज्योतिष लोग बताए थे कि ये घटनाएं जब घटित होती हैं तो बहुत ही विनाशकारी होती हैं। उन्होंने 5 ग्रह आपस में जब सीध में आते हैं, ये 5 ग्रह थे, सूर्य भी था, मंगल भी था, बृहस्पति भी था, सैटर्न भी था, एक सीध में 2019 नवंबर दिसंबर करीब ये घटना घटी। तो हमने अपनी क्लास में पहले घोषित किया था कि ये जो घटित हो रहा है इसका बहुत ही ज्यादा दुर्दांत परिणाम देखने को मिलेगा, है ना। ये समझ लो, इस तरह की कंडीशन में जो जिंदा बचा रह गया, है ना, जो खुशहाल है, तो समझ लो केवल ईश्वर की कृपा के कारण है, बाकी अपने हाथ में कुछ नहीं रहता है। कोरोना इसी का इफेक्ट है सर? नहीं, ये कंडीशन बहुत रेयर होती है ना। लेकिन अल नीनो तो आ जाता है, ला नीना तो आ जाता है इतने में ही। 2019 ऐसी चपेटे में था। अर्थ, मार्स एंड जुपिटर स्ट्रेट लाइन में, लेकिन इस बार तो और था, सैटर्न भी था, सन भी था, है ना, स्ट्रेट लाइन में। 5 ग्रह जब अलाइंड हो जाते हैं तो कहते हैं घोर कलयुग। घोर कलयुग का आगमन भी इसका सूचक था। सैटर्न इस बार नहीं था, लेकिन ज्योतिषियों ने बढ़ा चढ़ा करके इसको जोड़ा। सूर्य के साथ सिजी परफेक्ट नहीं थी, लेकिन लोग उसमें नमक मिर्ची लगा के बता देते हैं, क्योंकि ये कंडीशन तो बहुत ही डिजास्टरस होती है। ठीक है, कलयुग समझ लो आगमन, कलयुग के आगमन का ये साइन है कि जब इस तरह का हो जाएगा तो समझ लो सतयुग खत्म, कलयुग प्रारंभ। ये बहुत लंबे समय में होता है घटनाएं, युगों युगों बाद। असलियत यही थी कि 3 ही ग्रह थे और ऐसा हुआ, लेकिन कुछ एंगल पर मान लो 35 डिग्री ये कुछ डिग्री वो अलाइनमेंट तब भी प्रभाव डाल रहा था। इसमें क्या होता है, ये भी एक ही डायरेक्शन में घूमता है, ये भी
एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, तो ये अर्थ की रोटेशन स्पीड को बढ़ा देते हैं बहुत तेज, और इस कारण से कोरियालिस फोर्स बढ़ जाता है बहुत तेज। और क्या कहते हैं, कोरियालिस फोर्स के साथ साथ हवा ट्रेड विंड की रफ्तार हो जाती है बहुत तेज, पछुआ पवनों की रफ्तार हो जाती है बहुत तेज, ठंडे पानी का वो नीचे से ऊपर उठना हो जाता है बहुत तेज, गर्म पानी का इंडोनेशियन वार्म पूल के पास पहुंचना हो जाता है बहुत तेज, तो वहां का पानी हो जाता है बहुत ज्यादा गर्म, और इधर का पानी हो जाता है बहुत ज्यादा ठंडा। तो अब वाकर सेल सर्कुलेशन की डायरेक्शन नहीं चेंज होती, लेकिन स्पीड बढ़ जाती है। इसे कहते हैं लानीना, ज्यादा गर्मी के कारण। अब फिर से अब दोनों का इफेक्ट देखते हैं क्या होता है। पहले अल नीनो में क्या होता है कि ऑस्ट्रेलिया क्या यही एकमात्र जगह था जहां रेनफॉल हो रहा था, यहां सूखा, क्या पड़ गया, सूखा। इंडोनेशिया एक फर्टाइल रीजन जहां रेनफॉल पर डिपेंडेंसी होती है, सूखा, ठीक। और मरुस्थल में बारिश करके भी क्या कर लोगे, बारिश हो रही मरुस्थल में, एंडीज माउंटेन पर भी बारिश हो रही है। पश्चिमी ब्राजील में कुछ फायदा हो जाता है, और अर्जेंटीना को इसका कुछ फायदा मिल जाता है। अर्जेंटीना को क्यों फायदा मिल जाता है? अर्जेंटीना को इसलिए फायदा मिल जाता है क्योंकि यहाँ की घास बड़े पैमाने पर ग्रो कर जाती है बारिश में, पंपास घास पर, इनको फायदा होता है। ब्राजील, साउथ वेस्टर्न ब्राजील और अर्जेंटीना को फायदा मिलता है थोड़ा सा, कोई बहुत विशेष फायदा नहीं। बाकी ब्राजील वगैरह में नुकसान भी देखने को मिलता है, रेनफॉल इक्वाडोर और इन सब जगहों पर होने के कारण, है ना। यहाँ पर तीव्र वर्षा होने के कारण दलदल में जगह जगह पानी का भर जाना, है ना, और इन सब कारणों से बहुत प्रकार की बीमारियां पैदा होती हैं। क्लाइमेट चेंज एक तरह से हो गया यहाँ पर, जैसे कि हमने देखा क्या हो गया था, कोरल मरने लगे, पानी ठंडा हो गया, कोरल रीफ के लिए क्लाइमेट चेंज हो गया, तो कोरल रीफ मरने लगे, जो कि 25% मरीन बायोडाइवर्सिटी को संजोए हुए हैं। यानी कि फूड क्राइसिस आ जाएगी, सी फूड की कमी आ जाएगी। ऊपर से यहाँ पर ठंडा पानी होने के कारण जो यहाँ पर मछलियों की प्रजातियां थी वेल ऑक्सीजनेटेड एटमॉस्फेयर में, पानी गर्म हो गया तो यहाँ की मछलियां मर जाएंगी। चिली की जिंदगी चल रही थी मछलियों पे, तो यहाँ भी सी फूड की सप्लाई खत्म, यहाँ भी सी फूड की सप्लाई खत्म। यहाँ बारिश होती थी, फूड ग्रेन की सप्लाई खत्म, अनाज की सप्लाई खत्म, इंडोनेशिया में भी अनाज की सप्लाई खत्म। तो न पानी वाला खाना बचा, न स्थलखंड वाला खाना बचा, तो क्या होगा, भूखमरी, बेरोजगारी, सर एक बीमारी चीज अलग से पूछना पैदा था। हो रही है। हाँ एक मिनट, बीमारी अलग से पैदा हो रही है, तो अब क्या होने लगेगा, क्राइम बढ़ेगा, अपराध बढ़ेंगे, कंपनियां बंद होने लगेंगी तो लोगों को निकालने लगेंगी, लोग वापस अपने मुल्क लौटने लगेंगे, इमिग्रेशन, ठीक है। ये भी बैलेंस हुआ है ना वाटर लेवल अभी अल नीनो में, है तो सब कुछ बैलेंस होगा। जो भाग भाग गए हो इंडिया आओगे वापस, है ना, आ जाओ। तो ये होता है ग्लोबल इन्फ्लेशन, पूरी दुनिया में ही प्रोडक्शन बाधित हो जाता है, विभिन्न प्रकार की वायरल डिसीजेस पैदा होती हैं जो इंसानों को अपने चपेटे में लेती है।
क्यों? क्योंकि बहुत सारी प्रजातियों के नष्ट हो जाने के कारण बहुत सारे जीव जंतु कुछ ऊल जलूल चीजें खाना शुरू कर देते हैं। इससे उनका जो है ऑस्मोटिक फ्लड चेंज होता है और उनको खाने वाले इंसानों के अंदर वो डाइजेस्ट नहीं हो सकता और नई तरह की बीमारियां पैदा होती। कोरोना, इबोला, जीका, तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होती हैं इस तरह की वजह से। और पूरी दुनिया ही अब ये सब अनाज वनाज सब कम हो जाता है सप्लाई, तो अरब देश जो कि तेल के सप्लायर हैं, उनके पास मरुस्थल है, अनाज नहीं है, वो अनाज पर डिपेंडेंट है भारत से, चाइना से, इंडोनेशिया से, है ना। तो अब उनको क्या हो गया, उनके लिए क्या इफेक्ट देखने को मिला, उनके पास तेल है ना, अनाज की कमी, और इधर इन देशों के पास अनाज की कमी हो गई, तो ये उनको देना सप्लाई बंद करेंगे और देंगे भी तो बड़े महंगे दाम पर। तो वो क्या करेंगे, उल्टा तेल का दाम बढ़ा देंगे। जब वो तेल का दाम बढ़ा देंगे तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ जाएगा, प्लस मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है और प्लस ट्रांसपोर्टेशन के लिए तेल इस्तेमाल होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट बढ़ जाने, मैन्युफैक्चरिंग कास्ट बढ़ जाने के कारण बाकी प्रोडक्ट का भी दाम बढ़ जाएगा। दाम भले प्रोडक्ट का बढ़ जाए लेकिन लाभ किसी को नहीं होगा, क्योंकि सब कोई महंगाई में है। वो महंगा खरीद रहे हैं तो महंगा बेच रहे हैं, अगला आदमी महंगा खरीद रहा है। फायदा किसी का नहीं है लेकिन नुकसान सबका है। फायदा किसी का नहीं है, महंगा खरीद के महंगा बेच रहे हो, फायदा नहीं है, लेकिन नुकसान सबका है। पूरी दुनिया इन्फ्लेशन से ग्रस्त हो जाती है, तो इसके प्रभाव से किस प्रकार से वैश्विक महामारी आती है, इसका हम लोगों ने अध्ययन करना। ये था अल नीनो। तो जब इसका इम्पैक्ट लोगों ने समझा, तब इसका नाम उन्होंने बदला। इसका नाम बदल करके रख दिया, नहीं भाई जीसस का नाम ना खराब करो, छोटा बच्चा, लिटिल बॉय कर दिया गया। लानीना का नाम कर दिया गया बदल करके लिटिल गर्ल, छोटी बच्ची। जीसस का नाम हटा दिया गया इज्जत बचाने के लिए। लानीना में भी सेम इम्पैक्ट देखने को मिलता है। एक्सेसिव रेनफॉल, जहां पर नॉर्मल रेनफॉल हो रही है वहां पर बाढ़ आपदा आएगी, वाटर लॉगिंग होगी, फिर से नई बीमारियां पैदा होंगी एक्सेसिव वाटर लॉगिंग के कारण। ठीक है, अब की बार जो बीमारियां पैदा होंगी वो या तो पपुआ न्यू गिनिया या इंडोनेशिया से पैदा होंगी, या फिर चाइना या भारत के केरल से पैदा होंगी। क्योंकि इन क्षेत्रों में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा वाटर लॉगिंग का। और भी बहुत सारे इम्पैक्ट हैं जो परसों हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे। इसके इफेक्ट कारण इंडियन ओशन में भी क्लाइमेट चेंज होता है। ये अगर अच्छे समझ में आ गया है तो आगे समझ में आएगा कि कैसे इसके प्रभाव के कारण इंडियन ओशन में चेंज हो रहा है। अफ्रीका, चाइना, भारत किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं, अरब का क्लाइमेट किस तरह प्रभावित हो रहा है, और वहां पर क्या होगा। पॉजिटिव आईओडी और निगेटिव आईओडी हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद। ठीक, फिर मोदोकी पढ़ेंगे, पहले मोदोकी पढ़ लेंगे फिर चलेंगे पॉजिटिव आईओडी। जहां सूखा है वहां सूखा ही रहेगा लानीना में, लेकिन जहां बारिश होती है सामान्य तौर पर वहां पर वाटर लॉगिंग होगी, फ्लड डिजास्टर आएंगे, साइक्लोन की स्पीड बहुत तगड़ी हो जाएगी, चक्रवाती आपदाएं बढ़ जाएंगी। तो अब मैं पूछना चाहता हूं, सोनू जी,
जरा बताओ कहाँ कहाँ फ्लड डिजास्टर होगा ला नीना और कहाँ कहाँ सूखा पड़ेगा। सर एक तो ये ऊपर वाले हिस्से में, अरे नाम बताओ जगह का, देश के नाम से बताओ। सर मैक्सिको के बराबर में, क्या होगा वहाँ? वहां पे डिजास्टर होगा सर। मैक्सिको के पास में जी क्या होगा? फ्लड डिजास्टर। जी। और कहाँ कहाँ होगा ला नीना में? और सर आपका ये एरिया है जो ग्वाटामाला और इक्वाडोर, पेरू, इस एरिया में भी होगा सर। अच्छा जी अभिषेक तुम बताओ क्या इनकी बात सही है गलत है, यही बता दो बस। सर पेरू की तरफ तो नहीं होगा, जो उधर हो सकता है, आपने मैक्सिको की तरफ बताया, मैक्सिको ग्वाटेमाला तरफ। आवाज नहीं आ रही अभिषेक साहब की। हेलो, आ रही है आवाज? अभी आ रही है। हाँ अभी आ रही है। हाँ सर, पेरू की तरफ तो हाँ। नहीं होगा सर, उधर होगा जो मैक्सिको की तरफ बता रहे हैं। मैक्सिको में क्या आ जाएगी? बाढ़। बाढ़ वाला बता रहे हैं, हम्म? फ्लड वाला। बताओ भाई शिवेंद्र क्या होगा? जी सर। सर ला नीना ही पूछ रहे हैं ना सर? ला नीना। हाँ जी सर। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी, इस क्षेत्र के आसपास भारी वर्षा होगा सर, क्योंकि यहाँ कम दबाव का क्षेत्र है और यहीं बाढ़ आई। हाँ। और उधर मैक्सिको में क्या होगा? मैक्सिको वगैरह में सर चक्रवात आ सकते हैं, क्योंकि सर बहुत तेज हवा चल रही है और तेज हवा चल रही है, एकदम तेजी से मौसम परिवर्तन होगा तो वहाँ चक्रवात आ सकते हैं सर। लेकिन यह चक्रवात भी सर इस एरिया में ज़्यादा आएंगे जो कि ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी का क्षेत्र है, क्योंकि सर समुद्र का तापमान कंपेयर देन उधर ठंडा रहेगा और यहाँ 27 डिग्री से ऊपर निकल जाएगा सर। 27 डिग्री के ऊपर निकलने पर ही चक्रवात आते हैं, और उसमें भी सर इस क्षेत्र में नहीं आएगा जो कि सर पापुआ न्यू गिनी का क्षेत्र है, क्योंकि सर ये विश्ववत के डोल्ड्रम क्षेत्र में पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र में ज़्यादा आएगा सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, यही तो आता ही है। और उधर जापान की तरफ भी आता है, ऊपर साइड में भी आता है ना? बिल्कुल सही है। और बारिश उधर क्या होगा? क्या कहते हैं, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में रेनफॉल का क्या सीन होगा? सूखा पड़ ला जाएगी नीना में वहाँ सूखा पड़ेगा सर, सूखा पड़ेगा सर। राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर, इधर सूखा पड़ेगा। ठीक है, इधर सूखा पड़ेगा भाई। हमने कहा यहाँ हवा ऊपर को जा रही है, नहीं सॉरी, इधर से इधर को जा रही है, यहाँ सिंक हो रही, इधर हाई प्रेशर प्रेवेल कर रहा है, इधर भी ट्रेड विंड चलती है, क्या उधर ही चलती है? इधर भी चलती है, इधर भी चलती है, तो दोनों तरफ ड्राई, यहाँ भी ड्राई, यहाँ भी ड्राई रहेगा। ठीक है, ये था अभी तक का, यहाँ तक का इम्पैक्ट, लेकिन इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में पड़ता है, क्योंकि इसके कारण आफ्टर इफेक्ट पैदा होता है दूसरे महासागरों में। अल नीनो ला नीना के कारण आफ्टर इफेक्ट पैदा होता है, जिसका अध्ययन हम करेंगे परसों। पॉजिटिव आईओडी एंड नेगेटिव आईओडी परसों हम लोग जो है इसको खत्म करते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ तक जितना आप लोगों ने पढ़ा, इसको दिमाग में अच्छे से फिर से मेमोराइज करिए, समझिए, लेक्चर सुनिए, है ना, डिस्कस करिए एक दूसरे से और उसको क्लियर करिए। नहीं तो हम लोग जब क्लास में मिलेंगे तो इस पर चर्चा कर लेंगे। अभी यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो इस यहाँ तक के पॉइंट पर तो पूछ लो।
नहीं, नो डाउट सर। चलिए ठीक। सर एक बार फिर से वीडियो देखकर मंडे को पूछ हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल।